Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important previous year's questions of July 2018 education subject. In the previous sessions, we have completed 17 parts and almost we have completed 80 questions and 85 questions. And today I'm going to start from the question number 86, which belongs to educational technology. So from here in the question, from the list of statements given below, जो हमें किस चीज की तरफ इंडिकेट करता है, हमें क्या बताना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मीनिंग, purpose and scope of educational technology. Give your answer by selecting from the quote. आपको according to इसके आंसर देना है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है और स्कोप क्या है. सो अब हम देखते हैं जो हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है वो ऑप्टिमाइज करती है लर्निंग आउटकम्स. अब ऑप्टिमाइज का मीनिंग क्या आ जाता है? ऑप्टिमाइज मीन्स कि आप किस चीज का कैसे इफेक्टिव यूज करते हैं, मेक यूज इफेक्टिवली. दैट मीन्स कि हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कैसे इफेक्टिव यूज करते हैं लर्निंग आउटकम्स के लिए, कि बच्चों की लर्निंग आउटकम्स कैसी है. ईटी जो होता है रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. नहीं, हमें इसके यूजेस नहीं बताने, क्वेश्चन में गिवन है, आपको इसका मीनिंग बताना है, पर्पस बताना है और स्कोप बताना है कि हमें क्यों जरूरत है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की. ये फ्रेंडली यूजर है, हमें यूज बताना ही नहीं है, तो दोनों पॉइंट ही कैंसिल हो जाते हैं. ईटी इंश्योर करती है इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग आउटकम. दैट रियली ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट भी यही चीज बता रहे हैं, सेकंड पॉइंट भी यही चीज बता रहे हैं, तो दोनों सही हो जाते हैं हमारे. ET has a tremendous role in rendering teaching learning systems effort effectively. That means कि जो efforts लगाए जाने हैं teaching learning system में वो आपके effectively use हों education through the educational technology. तो हमारा A, D and E जो है दोनों बिल्कुल correct options हैं. And the last one is educational technology is the outcome of communications network. नहीं, ऐसा नहीं है, ये outcome नहीं है. हमें आंसर क्या देना है? मीनिंग, पर्पस एंड द स्कोप. इसी के बेसिस पे हमें आंसर देना है. तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल. अब हमें कम्युनिकेशन के हिसाब से आंसर बताना है कि कम्युनिकेशन मॉडल जो है हमारा, देयर इज ऑप्टिमम स्कोप फॉर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस. इन मॉडल्स में से किसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूज होता है मैसेजेस को इनकोड करने में एंड डिकोड करने में? तो क्वेश्चन ये है, आपको अच्छे से समझ में आ गया. एक बार इन सबको पढ़ लेते हैं. ये सब चीजें मैंने आगे थोड़ी सी डिफाइन की हैं ताकि ना आंसर देना आसान हो जाए. देखो, जो हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है इसको जनरली हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस के लिए यूज करते हैं, रिपोर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक सर्कुलर मॉडल होता है कम्युनिकेशन का. सेंडर एंड द रिसीवर, चैनल ऑफ फीडबैक, चैनल ऑफ ये मैसेजेस जाते हैं, रिसीव होते हैं, फिर सेंडर जो दूसरा मैसेज भेजता है वो यहाँ पर रिसीव हो जाता है. यहाँ से सेंडर मैसेज भेजता है, रिसीवर रिसीव कर लेता है. यहाँ पर मैसेजेस का बहुत इजीली इनकोडिंग और डिकोडिंग हो जाती है. यहाँ पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोप क्या होता है ट्रांजेक्शन में, कि आप बहुत इजीली, और हमारा क्वेश्चन भी यही है कि आपको ये बताना है मॉडल वो कौन सा है जिसके अंदर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस हो जाएं. तो हमारा उस हिसाब से जो मॉडल है वो है हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल. और मॉडल्स का भी इसमें थोड़ा सा मैंने दिया है ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं. ये जो हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल है ये बिलीव करता है दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसलिए हम इसको सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है फीडबैक का. कम्युनिकेशन में कभी भी बैरियर्स नहीं आते, इनकोडिंग और मैसेजेस डिकोडिंग बहुत अच्छे से हो जाता है. तो जो हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है कम्युनिकेशन का, इसको हम डायनामिक मॉडल भी कहते हैं. कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है फीडबैक, सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, डायनामिक मॉडल भी बोला जाता है. और ये हमारा सबसे बेस्ट मॉडल होता है कम्युनिकेशन का. जो हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल होता है वो बेस किस पे होता है? जनरली आप इसमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स बहुत आसानी से कर सकते हो क्योंकि मैसेजेस आसानी से डिकोड इनकोडिंग हो जाती है. तो इसी वजह से ये हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मैसेजेस को इनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए. अगर हम बात करते हैं अपने इंटरनेशनल मॉडल की और डिस्टेंस लर्निंग मॉडल की, इनमें प्रॉपर फीडबैक नहीं आती है. इनफैक्ट जो हमारा डिस्कशन कम लेक्चर मेथड है वो भी इंटरेक्शनल मॉडल की तरीके से बिहेव करता है. और इंटरेक्शनल मॉडल में क्या होता है, इंटरेक्शन तो हो जाती है लेकिन मैसेजेस इनकोडिंग डिकोडिंग नहीं हो पाते. तो इसलिए जो बेस्ट है हमारा आंसर वो आता है हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल, क्योंकि वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स उसमें बहुत इजीली कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस. सो आई विश कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमम यूज, इफेक्टिव यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन. वो किस मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन में डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, किस मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू? प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन. तो मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग आएगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मॉडल आएगा, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल आएगा, या फिर बेसिक टीचिंग मॉडल आएगा. देखो, जो हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है दैट मींस इट इज अ इंस्ट्रक्शनल मेथड जिसके अंदर हम जो अपना लर्निंग कंटेंट होता है ना उसको छोटे छोटे पीसेस में
शॉर्ट शॉर्ट चंक्स में ब्रेक करके समझाते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बात में पूरी बात बता दोगे तो बच्चा अच्छे से ग्रेस्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट चंक्स में आप अपनी लर्निंग कंटेंट को प्रोवाइड करते हो। अब अगर हम बात करते हैं शेपिंग की, ठीक है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी हम पढ़ेंगे। शेपिंग का क्या मतलब होता है? शेपिंग से आप समझ सकते हैं चीजें मॉडिफाई हो रही हैं, दैट मीन्स मॉडिफिकेशन। किसी भी बिहेवियर का, किसी भी आदत का मॉडिफिकेशन करना, किसी भी बिहेवियर का मॉडिफिकेशन करना। शेपिंग मीन्स द मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर टू द एक्सपेरिमेंटर डिजाइनर डिजायर्ड एंड। जो एक्सपेरिमेंटर रिजल्ट देखना चाह रहा है, जब तक आप उसका मॉडिफिकेशन करके उसके उस बिहेवियर में वो चेंज ले आए, दिस इज कॉल्ड शेपिंग। और अगर हम स्किनर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, शेपिंग डज नॉट अकर ऑल इन वन। को एक बार में शेपिंग नहीं की जा सकती, उसको थोड़े थोड़ा रिइंफोर्समेंट की जरूरत होती है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की जरूरत होती है। तो जो हमारा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है वो एक थ्योरी है। क्यों यूज की जाती है? बिहेवियर को शेप करने के लिए और ट्रेन करना पैट्स को। यहाँ एनिमल का एग्जांपल दिया गया है कि जब आप सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशन करते हैं, अगर आप किसी भी बिहेवियर को शेपिंग देना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, तो वो कैसे होता है? अव्वल तो ये बात आती है कि सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशन होता कैसे है? थ्रू द रीइंफोर्समेंट, थ्रू द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर बिहेवियर चेंजेस, जिसके लिए हम सक्सेसिव स्टेप्स लेते हैं ताकि आदमी का या पेट का एक बिहेवियर जो हम चाहते हैं, डिजायर्ड बिहेवियर आ सके। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एक सक्सेसफुल बिहेवियरल चेंज थ्योरी कहलाती है, जो कि स्टडी की गई थी और अप्लाई की गई थी डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स में, रिसर्च लैब्स में। कुछ फैमिलीज के ऊपर की गई, कुछ पेट्स के ऊपर किया गया। तो हमारा सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, कैसे पॉसिबल होता है? थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो जो हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मॉडल है, वो किस चीज की बात करता है? रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी बिहेवियर को शेप करने के लिए। किसी भी डिजायर्ड बिहेवियर को जो आप चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो आप तब तक कोशिश करते हैं जब तक कि आपका आउटकम ना आ जाए निकल के। जो आप चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज हो ना जाए, तब तक आप रीइंफोर्समेंट करेंगे। ठीक है, एज अ टीचर आप क्या चाहते हैं? जो बच्चों के अंदर आप चाहते हैं कि एक डिजायर्ड चेंज आना चाहिए, उसके लिए आप कंटिन्यूसली कोशिश करते हैं ताकि बच्चों का बिहेवियर मॉडिफाई हो जाए। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसने डिफाइन डेवलप किया था? स्किनर ने। जो किसकी बात करते हैं? शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। अब रीइंफोर्समेंट किस तरह का हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर हम यूज किसके लिए करते हैं? बिहेवियर को चेंज करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है हमारा क्वेश्चन और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, द ड्यूचीन इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें डिजीज दी हुई है ड्यूचीन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे सकते हैं। तो ड्यूचीन क्या होती है? एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, और ये इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? जनरली जो हमारे मसल्स होते हैं ना, वो लॉस होने शुरू हो जाते हैं जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जो उनके थाइस के मसल्स होंगे, पेल्विस के मसल्स होंगे ना, वो लॉस होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से असल में प्रॉब्लम क्या आती है? मस्कुलर, वो लोग स्टैंड नहीं हो सकते, उन्हें वॉकिंग में प्रॉब्लम, स्टैंडिंग में प्रॉब्लम, हर तरह से उन्हें प्रॉब्लम आती है। इस ड्यूचीन में प्रॉब्लम क्या होती है? इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस। ज्यादातर ये बॉयज में होता है, और जो लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के होते हैं उनके अंदर ये सिंड्रोम पाया जाता है। दैट मींस जिनके अंदर मसल्स का लॉस होना। गर्ल्स इसमें कैरियर्स भी हो सकती हैं, माइल्डली अफेक्टेड भी हो सकती हैं, लेकिन जो टिपिकली डिजीज देखी जाती है वो बॉयज में देखी जाती है। तो सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं? मसल्स का एकदम खत्म हो जाना, बच्चे को रनिंग में प्रॉब्लम आना, बच्चे के लर्निंग डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम आ जाती हैं, बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, और इसका कोई क्योर नहीं है। लेकिन फिजियोथेरेपी के थ्रू, और अगर बच्चे का आपको सही टाइम पे समझ में आ जाता है कि किस तरह की प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है, तो मेडिकेशन सही टाइम पे आपने मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया, फिजियोथेरेपी आप करा रहे हैं बच्चे की, उससे क्या होगा? बच्चे के सिम्टम्स जो होंगे वो कंट्रोल होंगे और उसकी क्वालिटी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन थ्रू द फिजियोथेरेपी एंड मेडिकेशन आप बच्चे की क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो हमारा ड्यूचीन होता है जनरली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाता है, ये मसल्स लॉस होने की वजह से होता है। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर क्लास, अब हमारे सिर्फ इसके 10 क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद आपके कुछ 2021 के भी कराऊंगी और दिसंबर 2018 के भी स्टार्ट कराऊंगी। जो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं आपको करेक्ट बताने, किसके कॉन्टेक्स्ट में? स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। आप स्टूडेंट्स जो लर्निंग डिसेबिलिटीज के होते हैं, ये क्या शो करते हैं? परसेप्चुअल इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग परसेप्चुअल स्किल्स सच एज थिंकिंग एंड रीजनिंग। जिन बच्चों के साथ लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनको सोचने में,
रीजनिंग में, दैट मीन्स राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इन सब चीजों में दिक्कत होती है। परसेप्चुअल स्किल्स, किसी भी चीज को परसीव करने में दिक्कत होती है, किसी भी नॉलेज को, किसी भी स्किल को परसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, ग्रेस्प नहीं कर पाते वो लोग। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें लर्निंग डिसेबिलिटीज में देखने के लिए मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो आपका यही सही आंसर है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। दे लर्न इन द सेम वे एज एफिशिएंटली एज देयर क्लासमेट्स, नहीं ऐसा नहीं है। वो अपने क्लासमेट्स की तरह अगर नॉर्मली पढ़ेंगे तो फिर उनका द लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं होगी, दे बिहेव जस्ट लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। दे डिस्प्ले एकेडमिक परफॉर्मेंस हायर देन द एक्सपेक्टेड, नहीं, वो वीक होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है, दैट्स व्हाई उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज देखी जाती हैं। They have the emotional problem, which is one of the primary cause of the learning disability. Learning disability emotional problem नहीं होती, ये एक disability होती है, इसको हम disease भी नहीं कहते, it's a disability. तो correct answer आपका हो जाएगा option number 1, which is your answer. And thank you for your attention, friends. Stay blessed and enjoy learning. ये था मेरा आज का lesson, and in the next lesson we have come to the new topics and new questions. Thank you.